स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल वाला में, जहां हिंदी सीखना है सबसे आसान। आज का टॉपिक है वर्ण उच्चारण का स्थान, यानी कि जो भी वर्ण है उसका हम उच्चारण करते हैं तो मुख के किस भाग से उसका उच्चारण जो होता है और उस ध्वनि का क्या नाम है, इसके विषय में आइए जानते हैं। तो जानेंगे, आज पढ़ेंगे वर्ण उच्चारण का स्थान। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ण है वो सारा वर्ण दिया हुआ है, 4800 वर्ण जो है दिया हुआ है। यहाँ पे ध्वनि का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ मुंह के जिस भाग का, जिस स्थान का जो है उपयोग होता है वो जो है दिया गया है। आइए, तो अ, आ और क वर्ग विसर्ग क्लियर है कि अ, आ, क वर्ग और विसर्ग का जो है उच्चारण स्थान कंठ या तालु से होता है। और ध्वनि का नाम जो है कंठय है। क्या है? कंठय है। आगे ई और दीर्घ ई, च वर्ग पूरा और य और तालाब्य स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु से बोलते हैं। किससे? तालु से। और ध्वनि का नाम क्या है? तालवय ध्वनि। क्या है? तालवय ध्वनि। आगे है री, ट वर्ग पूरा और र और मूर्धन्य स। कौन सा? मूर्धन्य सन। उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ध्वनि का नाम क्या है? मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। आगे है त वर्ग और ल दंश, उसका जो स्थान है उच्चारण का वह है दंत, दांत से। और ध्वनि का नाम है दंत। क्या है? दंत। आगे है उ, दीर्घ उ और प वर्ग पूरी प वर्ग, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ। और ध्वनि का नाम क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अन, अंग, इया, मूर्धन्य न, दंतय न और म, इनका उच्चारण का स्थान है नासिका, नाक से उच्चारण इसका होता है, ठीक है। और ध्वनि का नाम है नासिकीय। ए और दीर्घ अय, इसका उच्चारण कंठ तालु दोनों से होता है। इसका ध्वनि का नाम जो है कंठ तालवय है। ओ औ, इसका उच्चारण जो है कंठ और ओठ दोनों से होता है। कंठ और ओठ दोनों से होता है, इसीलिए इसका ध्वनि का नाम क्या है? कंठोष्ठ है। वह जो है दंत ओष्ठ से दांत और ओठ दोनों का प्रयोग जो है होता है ना, तो इसका जो है ध्वनि का नाम जो है दंत ओष्ठ है। अब है ह, जिसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है और ध्वनि का नाम है अलिजिह्वा। स्वर यंत्र, तो स्वर यंत्र को आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये था वर्ण, ये था उच्चारण स्थान, ठीक है। और यह है ध्वनि का नाम। ये सभी क्या है? ध्वनि का नाम है। क्लियर है। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं कि कंपन एवं स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण कितने भाग में बटा है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है घोष, गूंजने वाला आवाज, और वह घोष जो नहीं गूंजता है। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र कहने का मतलब है कि फेफड़ा से जब हवा बाहर निकलता है, जैसे हम जब कब कुछ बोल पाते हैं कि जब फेफड़ा से हवा बाहर निकलता है और वोकल कोड से जाके टकराता है, तब आवाज बनता है, तब वह आवाज बाहर निकलता है और लोगों को समझ आता है, ठीक है। तो वही है स्वर तंत्र। क्या है? स्वर तंत्र। तो पहला 2 वर्णों में बांटा गया है। स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला घोष और दूसरा क्या है? अघोष। घोष मतलब गूंजने वाला, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है, गूंज होता है। स्वर यंत्र कहने का मतलब अभी हम बताएं, समझाएं कि जब फेफड़ा से हवा निकलता है वो वोकल कोड से टकरा करके ध्वनि बनता है, आवाज बनता है, ठीक है, उसी को स्वर यंत्र, यानी कि कंठ को या लैरिक्स, उसको जो है कह सकते हैं स्वर यंत्र। तो जब स्वर यंत्र में कंपन होता है तो गूंज होता है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण। तो कौन कौन है? तो क वर्ग, च वर्ग यानी क ख ग घ पूरा, च वर्ग पूरा एवं सभी वर्णों के आखिरी 3 वर्ण। आखिरी 3 वर्ण कहने का मतलब है कि ग, घ, अंग, ठीक है। ग, घ, अंग, ये सब में हलंत लगा हुआ है ना, ये सब में क्या है? हलंत लगा हुआ है। क वर्ग, च वर्ग एवं सभी वर्णों के आखिरी 3 वर्ण। यहाँ पे ग, घ, अंग, यह आखिरी 3 वर्ण है। ये क्या है? घोष है। क्या है? घोष। अब आगे देखिए अघोष को। अघोष का है कि प्राण वायु में कंपन। प्राण वायु कहने का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं
वहाँ पे क्या हो रहा था घोष में कि फेफड़ा से सांस बाहर आ रहा था, अब यहाँ पे सांस अंदर जा रहा है, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सांस लेते हैं तो लेते समय जो कंपन होता है वो वर्ण का उच्चारण होता है। जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सांस अंदर की ओर जाता है और कंपन जो है करता है, वो सभी वर्ण क्या है, वे सभी वर्ण अघोष कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सभी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, सभी वर्ग के पहले दूसरे, 5 वर्ग जो था ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 गो वर्ग में जो है वर्ण को पूरा बांटा गया है। तो सभी वर्ग के पहले एवं दूसरे वर्ण को बोल रहा है कि वो क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष है। और सभी वर्ग के कौन कौन बच गया, पहला दूसरा यहाँ अघोष हो गया, ठीक है। तो तीसरा चौथा पांचवा ये क्या हो गया, घोष हो गया। क्या हो गया, घोष। क्लियर है। यानी कि कंपन के गुंज के आधार पर वर्ण को 2 भाग में रखा गया है, पहला घोष गूंजने वाला और दूसरा अघोष कम गूंजने वाला, ठीक है, कम गूंजने वाला। अब एक कब गूंजेगा, जब हवा बाहर आएगा, ठीक है, जब हवा बाहर आएगा, जब बोलने में हवा बाहर आएगा, लैरिक्स यानी वोकल कोड से जब टकराता है तो आवाज बनता है, ठीक है, तो वही स्वर तंत्र कहलाता है, वही क्या कहलाता है, स्वर तंत्र कहलाता है। और दूसरा है अघोष, जिसमें प्राणवायु, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उस समय जो है कंपन होता है, वो क्या होता है, अघोष। क्या होता है, अघोष। तो इसमें था कि सभी वर्ग के पहला और दूसरा अघोष, और बाकी जो बच गया 3 वो सभी वर्णों के आखिरी 3 क्या हो गया, घोष। क्लियर है। अब आगे पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण करने के आधार पर व्यंजन को जो है 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। तो पहला जो है स्पर्शी व्यंजन, यानी कि स्पर्श करने वाला। तो इसको जानते हैं कि जिनके उच्चारण से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करे। किसको स्पर्श करे, वाग यंत्र के, यानी बोलने वाली जो वर्ण के उसके कुछ भाग को जो है दूसरा अवयव जो है स्पर्श करे। क्या करे, स्पर्श करे, तो वह क्या कहलाएगा, स्पर्शी व्यंजन। क्योंकि यह स्पर्श कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन स्पर्शी व्यंजन है, तो सभी वर्ग के 4 वर्ण, यानी कि क, ख, ग और घ, ये सभी क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। और सभी वर्ण के बोल रहा है, यानी कि छ भी होगा, ट ये भी क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन होगा। क्लियर है। आगे संघर्षी व्यंजन, यानी घर्षण करने वाला। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में उच्चारण अवयव की निकटता हो, यानी कि जब वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों के बीच का जो आवाज होता है वह उसके बीच निकटता होता है, यानी नजदीकी होती है, जिसके कारण वायु आपस में घर्षण करने लगता है। जैसे तालाब्य स बोल रहे हैं तो आपस में घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो यानी कि जिन व्यंजन के उच्चारण में उच्चारण अवयव की निकटता हो जाती है और जिसके कारण वायु में घर्षण होता है वह संघर्षी व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघर्षी व्यंजन। कौन कौन संघर्षी व्यंजन है, तो तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंश, ह, ख, ज और फ, ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। आगे है स्पर्श संघर्ष, यानी कि स्पर्श भी करेगा और घर्षण भी करेगा। क्या करेगा, स्पर्श भी करेगा और घर्षण भी करेगा। इसको जानते हैं कि जिन व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक होता है, यानी कि स्पर्श करने का समय जो है अधिक होता है घर्षण करने की अपेक्षा। घर्षण करने की अपेक्षा स्पर्श जो है अधिक समय के लिए होता है और बाद का भाग संघर्षी हो जाता है, और जो बाद का भाग बच जाता है वह घर्षण करता है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन है, च, छ, ज, झ, यानी कि जब शुरुआत का जो ध्वनि निकल रहा है वह स्पर्श कर रहा है, अब बाद का जो अंतिम हो रहा है उसमें घर्षण हो रहा है। जैसे बोल के देखेंगे, आप लोग उच्चारण करके देखेंगे तो इसको समझ आएगा। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करेंगे, है ना। तो च, छ, ज, झ। क्लियर है। आगे है नासिकीय। नासिकीय व्यंजन, यानी कि जिनका उच्चारण करने में नाक का भी प्रयोग होता है, बिना नाक के उसका शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं हो पाता है। तो जिनके उच्चारण से हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, यानी कि जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में अंग,
अंग, इया, मूर्धन्य न, दंत न, म। ये बोल रहे हैं ना तो नाक से हवा निकल रहा है। नाक को पकड़ के बोलिए, नाक को पकड़ के अगर जब बोलेंगे तो ये सही से नहीं बोला पाएगा, है ना। तो देखिए प्रयास करते हैं। ल, अंग, देखिए प्रमुख प्रमुख अंश बाहर नहीं निकल रहा है, जिसके कारण इसका सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब क्या है, नासिकीय व्यंजन है। क्या है, नासिकीय व्यंजन है। इसलिए है क्योंकि इनका जो उच्चारण का प्रमुख अंश है वह नाक के माध्यम से हवा के रूप में निकलता है। ठीक है, आगे है पार्श्विक। पार्श्विक, इसके लिखावट से ही इसके पता चल रहा है कि पार्श्विक यानी कि मुड़ा हुआ। क्या, मुड़ा हुआ। आगे पढ़ते हैं इसको कि जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मसूड़ों को छूता है, यानी कि जिह्वा का जो आगे का भाग है वह मसूड़ों को छू के पीछे मुड़ जाता है। क्या करता है, मसूड़ों को छूता है और पीछे मुड़ जाता है। जिनका उच्चारण करने में वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो पार्श्विक व्यंजन है ल। ल का उच्चारण करके देखेंगे। ल, ल का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो जीभ जो आगे आ रहा है, मसूड़ा को छू रहा है और पीछे मुड़ जा रहा है। ल, ल, क्लियर है। तो यह क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। क्या है, पार्श्विक व्यंजन। आइए आगे पढ़ते हैं प्रकंपित। छठा जो है प्रकंपित। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़े वह जो है प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। जैसे र, र का उच्चारण करके देखिए, र बोल के देखिए, र, र। इसमें क्या हो रहा है, जिह्वा बार बार 2-3 बार जो है आपस में कंपन कर रहा है, इसीलिए यह क्या है, प्रकंपित व्यंजन है। आगे है उत्क्षिप्त यानी कि फेंका हुआ। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा के नोक झटके से नीचे गिर जाए, जैसे एग्जाम्पल में है ड और ढ, ड, ढ, यानी कि ऊपर जाके एकदम नीचे आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। यानी कि जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा के नोक झटके से नीचे गिर जाए, क्या हो जाए, नीचे गिर जाए उनका उच्चारण करने में, वह क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, जो ड और ढ है। क्लियर है। आगे है संघर्षहीन, यानी कि इसके लिखावट से, इसके भाषा से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई जो है काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के बाहर निकले, क्या हो, बिना संघर्ष के बाहर निकल जाए हवा, तो वह क्या कहलाएगा, संघर्षहीन। क्या कहलाएगा, संघर्षहीन। एग्जाम्पल में है यह और वह। क्लियर है। ये था हमारा व्यंजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो था 8 प्रकार के था, वह हम लोग जो है 8 प्रकार जो है पढ़ लिए। तो वीडियो में आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे संबंधित कोई अगर सवाल है तो कमेंट करिए, कमेंट में आपको जो है जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह का अपडेट निरंतर पाने के लिए, निरंतर इसी तरह से सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि इस पर वीडियो जो है कब आ रहा है।